तो फ्रेंड्स, आज मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई और एडब्ल्यूएम के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि एएमई और एडब्ल्यूएम के लिए 70% कोटा के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे। इसकी अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह 18 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुए थे, जिसके लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था। जिसमें प्रश्न की संख्या की बात करें तो टोटल 110 प्रश्न थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। और नेगेटिव की मार्किंग की बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो ईयर स्प्रिंग हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन हाइब्रिड कोचेज फॉर, यानी हाइब्रिड कोचों में ईयर स्प्रिंग की व्यवस्था की गई होती है। तो यह सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत इसकी व्यवस्था, ईयर स्प्रिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत फीवा यूनिट भी इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि कहीं भी अगर जो ईयर वाल्व होते हैं हमारा वो अगर पंक्चर हो जाए तो उस केस में हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। फीवा की बात करें तो फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत व्यवस्था की गई होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल पाइप ईयर ब्रेक सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल पाइप ईयर ब्रेक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीड पाइप, यानी फीड पाइप हमारा सिंगल पाइप सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम एलएपी इनकैशमेंट डेट कैन बी अंडरटेकन एट वन गो ड्यूरिंग सर्विस, यानी अधिकतम एलएपी नकदीकरण क्या है जिसे एक बार में लिया जा सकता है। यानी एलएपी इनकैशमेंट के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कर्मचारी एक बार में कितनी एलएपी का इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो टोटल एक बार में मैक्सिमम 10 एलएपी का ही इनकैशमेंट करा सकते हैं। और होल सर्विस की बात करें तो ये 6 टाइम मैक्सिमम करवा सकते हैं, यानी टोटल 60 एलएपी आप टोटल पूरी सर्विस में इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसके बीच मिनिमम 2 ईयर्स का गैप होना अनिवार्य है। उसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर आप 10 एलएपी ले लेते हैं तो आपके अकाउंट में मिनिमम 30 एलएपी होना अनिवार्य है। यहाँ पर उत्तर एट ए टाइम 10 एलएपी मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच पार्ट प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट बिटवीन बोगी एंड आईसीएफ कोच बॉडी, यानी कौन सा हिस्सा बोगी और आईसीएफ कोच बॉडी के बीच अनुदैर्घ्य गति को रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंकर लिंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी एक बोगी में 2 एंकर लिंक लगे होते हैं साइलेंट बूसेस के साथ, जो कि डायगोनली बोगी ट्रांजम और बोगी बलस्टर के बीच कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ HSD फॉर डीजल लोकोमोटिव इज, यानी डीजल इंजनों में HSD की विशिष्ट ईंधन खपत की इकाई क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पर bhp आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 1 हॉर्स पावर इज, यानी 1 हॉर्स पावर के अंतर्गत कितने होते हैं। तो 746 वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो WDG-6G लोकोमोटिव इज ऑफ डैश HP, यानी WDG-6G लोकोमोटिव डैश हॉर्स पावर का होता है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ सकते हैं W मीन्स ब्रॉड गेज,
और डी मिस डीजल लोकोमोटिव, जी इसका कंपनी होता है, जबकि 6G मतलब 6000 हॉर्स पावर का गुड्स लोकोमोटिव होते हैं। यानी यहाँ पर हमारा सही उत्तर 6000 हॉर्स पावर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो कि गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस लोकोमोटिव को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज वर्किंग अंडर, यानी मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त डैश के अंतर्गत काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास, यानी फर्स्ट क्लास पास का रंग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन कलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें इसके अलावा तो फर्स्ट क्लास जो हमारा फर्स्ट क्लास ए जो पास होता है वो ग्रुप ए और बी के गेजेटेड ऑफिसर के लिए दिए जाते हैं, जो कि वाइट कलर के होते हैं। जबकि जो हमारा फर्स्ट क्लास पास सिर्फ होता है वो 4200 ग्रेड पे या अपर उसके ऊपर जो भी होते हैं ग्रेड में उसको यह प्रोवाइड कराया जाता है। जबकि फर्स्ट क्लास ए जो होते हैं वो गजेटेड पोस्ट ए और बी के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी कलर वाइट कलर के होते हैं। अभी वर्तमान में सारे पासेज ऑनलाइन इशू किए जा रहे हैं, इसलिए सारे पेज को वाइट कलर में ही होते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन कलर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच PU हैज मैन्युफैक्चर ट्रेन 18, यानी किस प्राइमरी जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उसने ट्रेन 18 का निर्माण किया है। यानी जो हमारा वर्तमान में ट्रेन 18 चल रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका नाम है, उसको भी प्रोडक्शन यूनिट ICF ने इसका निर्माण किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन नेटवर्किंग व्हाट डज LAN स्टैंड्स फॉर, यानी नेटवर्किंग में LAN का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द सर्टिफिकेट फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाण पत्र कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ISO 14001, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन थ्रस्ट बियरिंग द लोड एक्ट इन विच डायरेक्शन, यानी थ्रस्ट बियरिंग में भार किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय द विच पैरामीटर, यानी किसी सामग्री के तन्यता तनाव से तन्यता तनाव अनुपात को किस पैरामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस यहाँ पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है को टेंसाइल स्ट्रेन के रेशियो के द्वारा मापा जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, यानी यंग मॉडुलस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ दीज मटेरियल हैज द मैक्सिमम डक्टिलिटी, यानी इनमें से किस सामग्री में अधिकतम लचीलापन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा माइल्ड स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेन बुक्स, यानी क्रेन हुक के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है।
यहाँ पर हमारा पूछा गया कि कौन सा मटेरियल हम क्रेन हुक्स के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलॉय स्टील। एलॉय स्टील को हम क्रेन हुक के लिए प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो CNC मशीनिंग सेंटर डज ऑल द वर्क ऑफ, यानी CNC मशीनिंग सेंटर डैश का सारा काम करता है, तो यह ड्रिलिंग और माइलिंग जो होता है मशीन उसके सारे काम को करते हैं CNC मशीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेथ इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोडक्सिंग विच सरफेस, यानी लेथ का प्रयोग मुख्यतः किस सतह के निर्माण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिलेंड्रिकल सरफेस को निर्माण करने के लिए यहाँ पर लेथ का प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मटेरियल यूज्ड फॉर अ कटिंग टूल इंसर्ट, यानी इनमें से कौन सा उपकरण काटने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वाइल अकाउंटिंग फॉर द POH डन बाय अदर रेलवे वर्कशॉप्स द डेबिट्स आर एक्सेप्टेड इन, यानी अन्य रेलवे कार्यशालाओं द्वारा किए गए POH के लिए लेखांकन करते समय डेबिट स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सीधा सीधा जो लेखांकन करते हैं POH का वो अन्य रेलवे के बारे में, यानी अदर रेलवे वर्कशॉप्स के बारे में पूछा गया है, तो इस केस में हमारा सही उत्तर प्राइमरी यूनिट 63 और प्राइमरी यूनिट 64 हो जाएगा, जो कि अदर जोन या अदर रेलवे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी पी प्राइमरी यूनिट 63 और प्राइमरी यूनिट 64। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स इज बुक्ड इन डिमांड, यानी वैगनों के रख रखाव से संबंधित सभी व्ययों को डिमांड में दर्ज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो हमारा वैगन्स होते हैं, वैगन्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड वो बुक किया जाता है डिमांड नंबर 606300, यानी ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है द मनी फॉर WMS इज एलोकेटेड इन, यानी यहाँ पर WMS के लिए धन आवंटित किया जाता है, तो WMS का यहाँ पर मतलब होता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस यहाँ पर होता है, जिसके लिए धन जो आवंटित किया जाता है वो कौन से प्लान हेड के अंतर्गत किए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लान हेड 72 के अंतर्गत जो हमारा वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस होते हैं, यानी WMS, उसके लिए मनी यानी धन आवंटित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी अगर बात करें प्लान हेड 41 की तो यह MNP से रिलेटेड होते हैं। 42 की बात करें तो यह वर्कशॉप एंड जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि 71 स्टोर सस्पेंस जो होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है SS3 इंटरवल फॉर LHB कोच इज, यानी LHB कोचों के लिए SS3 अंतराल कब कराया जाता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है SS3 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 3, तो यह 72 मंथ पर कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 72 मंथ्स। अगर बात करें इसके एडिशनल जानकारी की तो यहाँ पर SS1 हमारा 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में कराया जाता है, इसे आप 18 मंथ भी बोल सकते हैं। SS2 की बात करें तो यह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में कराया जाता है, जबकि SS3 की बात करें तो यह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी हो उससे पहले यह कराया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैलकुलेट EAC ऑफ DDU फॉर ड्राफ्ट गियर ऑफ बॉक्सन HL वैगन्स फॉर ROH टारगेट ऑफ 750 वैगन्स पर मंथ वैगन्स इफ रिजेक्शन रेट इज 5%। यहाँ पर यदि अस्वीकृति दर 5% हो तथा 750 वैगन्स पर माह वैगन्स की ROH लक्ष्य के लिए बॉक्सन HL वैगन के ड्राफ्ट गियर के लिए DDU के EAC यानी एस्टीमेट एनुअल कंजप्शन की गणना करें। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि हमारा बॉक्सन HL वैगन्स जो 750 पर मंथ निर्माण किए जाते हैं इसके रिजेक्शन रेट 5% है, तो उस केस में एस्टीमेटेड एनुअल कंजम्पशन रेट कितना होगा यह पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हमारा 750 पर वैगन जो हमारा मंथ में बनते हैं उसको हम 750 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एनुअल के स्तर पर पूछा गया है यानी वार्षिक स्तर पर, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जानते हैं कि ड्राफ्ट गियर पर वैगन्स में 2 की संख्या में होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा रिजेक्शन रेट 5% है यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। इस केस में अगर आप पाते हैं कि इसका उत्तर 900 आएगा, यह इसलिए हमारा सही उत्तर 900 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो EAC यानी एनुअल एस्टीमेट एनुअल कंजप्शन यहाँ पर इसका उत्तर होगा 900 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 फेज 1600 HP DEMU हैज डैश ट्रांसमिशंस यानी 3 फेज 1600 HP DEMU में डैश ट्रांसमिशन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AC यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ DEMU यानी DEMU की अधिकतम गति कितनी होती है, तो इसकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर पर आवर होता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें DEMU का फुल फॉर्म की तो DEMU का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है सोनपुर DEMU शेड हैज यानी सोनपुर DEMU में शेड में होते हैं टोटल बोथ 1400 एंड 1600 DEMU शेड्स होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम हॉलिंग स्पीड ऑफ 140 टन क्रेन आफ्टर हाई स्पीड मॉडिफिकेशन इज यानी 140 टन क्रेन की अधिकतम ढुलाई गति उच्च गति संशोधन के बाद क्या होगा, तो इसका यहाँ पर सही उत्तर 100 kmph होगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज SLI यूज्ड इन 140 टन क्रेन यानी 140 टन क्रेन में उपयोग किए जाने वाला SLI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेफ लोड इंडिकेटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लान हेड 41 डील विथ यानी प्लान हेड 41 डैश से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा MNP एंड जो हमारा प्लानेट 41 है वो हमारा MNP से रिलेटेड होता है। वहीं अगर बात करें RSP की तो RSP मिस होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जिसका प्लानेट होता है PH21। जबकि अगर कंप्यूटराइजेशन की बात करें तो कंप्यूटराइजेशन प्लान हेड 17 के अंतर्गत आता है। जबकि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान हेड 35 यानी 35 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर करेक्ट उत्तर 41 प्लान हेड MNP के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है PL नंबर हैज डैश डिजिट। PL नंबर का मतलब होता है प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि स्टोर में जो हमारा सामान वगैरह लेते हैं उसके पूर्व इंडिकेट किए हुए होते हैं, जिसके में टोटल 8 अंक होते हैं यानी टोटल 8 डिजिट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
व्हाट इज नॉट प्रोवाइडेड इन बी क्लास ART, यानी बी क्लास ART में क्या नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 टन क्रेन, जो कि बी क्लास ART में नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सपेंडिचर मेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बुक्ड इन, यानी अनुबंध के विरुद्ध किए गए व्यय को दर्ज किया जाता है। यह दर्ज किया जाता है प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत, जो कि होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बुक्ड इन, यानी इसको बोला जाए जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होते हैं उसके लिए किए जाते हैं प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 27 की, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक हो जाएगा, जबकि 28 प्राइमरी यूनिट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज, दैट इज नॉन स्टॉक जो हमारा मटेरियल्स होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि प्राइमरी यूनिट 30 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर स्टेनलेस स्टील कटिंग बी नॉर्मली प्रिफेयर, यानी स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए हम आमतौर पर पसंद करते हैं, तो यह पसंद करते हैं प्लाज्मा कटिंग को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन LHB कोच द इंस्पेक्शंस ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर बियर ऑफ कार्बन बार और ब्रशेज इज डन इन, यानी LHB कोच में कार्बन बार और ब्रश की घिसा हुआ चेक करने के लिए निरीक्षण कब कब किया जाता है, तो यह किया जाता है D2 और D3 शेड्यूल के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसमें यह चेक किया जाता है जो हमारा कार्बन बार या ब्रश लगे होते हैं अर्थिंग डिवाइस के पास वह घिसा हुआ तो नहीं है, इसको चेक कर D2 और D3 शेड्यूल्स में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल द एक्सल इज डिफरेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग इन पार्टिकुलर कोच ऑफ LHB रेक द फॉलोइंग डंप वाल्व विल बी एक्टिवेटेड, यानी यदि LHB रेक के किसी विशेष कोच में आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान सभी एक्सल की गति भिन्न भिन्न होती है तो निम्नलिखित डंप वाल्व की सक्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग किया जाता है पार्टिकुलर कोच में, फिर भी यहाँ पर सारे एक्सल्स की स्पीड डिफरेंट आ रहे हैं। इस केस में होगा कि हमारा जो डंप वाल्व है वो एक्टिवेट होगा, लेकिन ऑल्ट डंप वाल्व पार्टिकुलर कोच में ही एक्टिवेट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑल्ट डंप वाल्व ऑफ द पार्टिकुलर कोच, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन LHB कोच व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेंसर ऑन वाटर टैंक्स, यानी LHB कोच में पानी की टंकी पर सेंसर लगाने का क्या उद्देश्य होता है, तो टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच सेलिंग इज अलाउड ऑन अ LHB कोच, यानी LHB कोच पर सेलिंग कितना अलाउ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, यानी एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, यानी कोच के रोलिंग एक्शन को रोकने के लिए एंटी रोल बार का प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड इन द टॉयलेट्स ऑफ LHB कोच फॉर इमरजेंसी, यानी आपात स्थिति के लिए LHB कोचों में जो हमारा टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी पानी की टंकी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो इमरजेंसी के दौरान आपात स्थिति या इमरजेंसी के दौरान यह 30 लीटर्स के प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी नॉर्मली केस में यह 685 जो कि अंडर फ्रेम में जो होते हैं कोच के अंडर फ्रेम में यह माउंट होते हैं 685 लीटर्स के, यानी 685 लीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि योर डैम्पर इज फिटेड इन LHB कोच, LHB कोच में योर डैम्पर फिट किए होते हैं बिटवीन बोगी फ्रेम एंड अंडर फ्रेम,
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर देयर इन अ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो इसकी पर एक्सल हम जानते हैं कि 2 की संख्या में हमारा ब्रेक सिलेंडर होते हैं। टोटल हमारा पर कोच में 4 एक्सल होते हैं। तो इस प्रकार टोटल संख्या हमारा 8 की संख्या में हमारा ब्रेक सिलेंडर पर कोच उपलब्ध होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वन ब्रेक इंडिकेटर ऑफ एलएचबी शोज ग्रीन इवन ब्रेक्स आर इन अप्लाइड कंडीशन, यानी एलएचबी कोच के ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखा रहा है जब भी, यानी जब ब्रेक अप्लाई स्थिति में हो फिर भी ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखा रहा है। तो इस केस में क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि यह ब्रेक इंडिकेटर स्टक इन अप इन रिलीज कंडीशन, जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर है वो स्टक इंडिकेशन यानी रिलीज पोजीशन में अटक चुका हो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रेक एक्सीलेटर इन एलएचबी कोच एक्टिवेट ड्यूरिंग, यानी एलएचबी कोच में ब्रेक एक्सीलेटर डैश के दौरान सक्रिय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कोड 99 ऑन WSP माइक्रो प्रोसेसर ऑफ LHP मीन्स, यानी LHP कोच के WSP माइक्रो प्रोसेसर पर कोड 99 का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम सही रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इससे अलावा भी पूछे जाते हैं 71 के बारे में, तो 71 का मतलब 72 यहाँ पूछे जाते हैं। तो 72 का मतलब होता है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल्स, जबकि 73 भी पूछे जाते हैं तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल्स होते हैं, जो आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन अ LHP पावर कार। LHP पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो टोटल 4 एक्सल होते हैं और पर एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, यानी टोटल 8 की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHP कोचेज, यानी LHP कोच में किस प्रकार के CBC फिट किए होते हैं। तो यहाँ पर LHP कोच में CBC का टाइप पूछा गया जो कि H टाइप का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड इन 1 मिनट्स, यानी सिंगल कार लीकेज टेस्ट में प्रेशर ड्रॉप 1 मिनट में डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कोचिंग के केस में पूछा गया है जो कि SCTR होता है, यानी सिंगल कार टेस्ट रिग। इस केस में हमारा 0.2 kg/cm² से ज़्यादा पर मिनट लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन LHP इज असिस्टिंग इन, यानी LHP में सहायक रिजर्वायर क्या चीज़ के लिए सहायता करते हैं। जब हमारा प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं BP प्रेशर, तो उस दौरान हमारा जो ब्रेक लगते हैं उस दौरान हमारा AR टैंक से हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी चार्जिंग BC यानी ब्रेक सिलेंडर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ऑफ बर्थ इन इकोनॉमी क्लास AC3 LHP कोच इज, यानी इकोनॉमी क्लास AC3 LHP कोच में बर्थ की संख्या टोटल 83 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैनुअली ऑपरेटेड पायलट वेंट वाल्व इज, यानी मैनुअल रूप से संचालित पायलट वेंट वाल्व कौन होते हैं। तो यह होता है PESD, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसे हम पायलट वेंट वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फीवा इज नीडेड फॉर, फीवा के लिए आवश्यक है कि कोच फिटेड विथ एयर स्प्रिंग होना अनिवार्य हो,
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और बात करें फीबा के फुल फॉर्म की, तो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस का फुल फॉर्म होते हैं, जो हमारा ईयर स्प्रिंग से संबंधित जो कहीं से अगर लीकेज होता है तो उस केस में हमारा कोच में ब्रेक अप्लाई हो जाता है और हमारा फीबा इंडिकेटर रेड इंडिकेट करने लगते हैं, जिससे यह पता लगता है कि हमारा कहीं ईयर वॉल्व में कहीं लीकेज है ईयर स्प्रिंग से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, अ रिवर्सिबल एयर कंडीशनर डज नॉट नीड अ सेपरेट, यानी एक प्रतिवर्ती एयर कंडीशनर को एक अलग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा हीटर इसका सही उत्तर होगा, जो कि से हमें रिवर्सिबल एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंच वाल्व इज अ पार्ट ऑफ, यानी पिंच वाल्व डैश का एक भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायो वैक्यूम टॉयलेट, जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ बूट लॉन्ड्री बूट स्टैंड फॉर, यानी बूट लॉन्ड्री में बूट क्या से संबंधित है। तो बूट का मतलब होता है हमारा बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफ़र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द एपीएम इंश्योर्स डैश प्रेशर इज लिमिटेड टू 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग एम्प्टी ट्रेन ऑपरेशन, यानी एपीएम यह सुनिश्चित करता है कि खाली ट्रेन संचालन के दौरान डैश दबाव 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक सीमित होता हो। तो यह हमारा सुनिश्चित करता है ब्रेक सिलेंडर में। अगर ब्रेक सिलेंडर जो हमारा अब ट्रेन ऑपरेशन हो वह एम्प्टी कंडीशन में हो, उस दौरान हमारा एपीएम ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि ब्रेक सिलेंडर में हमारा प्रेशर 2.2 kg का प्रेशर मैक्सिमम जाए एम्प्टी कंडीशन के दौरान, जिसका प्रेशर होता है 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं एम्प्टी कंडीशन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, एपीएम सेंसर आर्म सेंसेज द गैप बिटवीन द अंडर फ्रेम एंड द, एपीएम सेंसर आर्म अंडर फ्रेम और डैश के बीच के गैप को सेंस करता है। तो यह करता है बोगी साइड फ्रेम के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जो यह सेंस करता है कि गाड़ी लोडेड या एम्प्टी कंडीशन में है। अगर गाड़ी लोडेड कंडीशन में हो तो उस दौरान हमारा आर्म का मूवमेंट 79 से कम होगा। इस दौरान हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर एपीएम के द्वारा ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। अगर बात करें एम्प्टी कंडीशन में, तो एम्प्टी कंडीशन में आर्म का मूवमेंट 80 से अधिक होंगे, यानी मोर देन 80। उस दौरान हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेशर एपीएम के द्वारा भेजा जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा डीवी से आया था वो एपीएम में लगे जो एक्स्ट्रा 6 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगे होते हैं उसमें भेज दिए जाते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रेक पावर ऑफ अ ट्रेन इज 98%. This train is parted in 2 equal parts. If brake power of first part is 98%, what is the brake power percentage of second part? यानी ट्रेन की ब्रेक पावर परसेंटेज 98% है। इस ट्रेन को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि पहले भाग की ब्रेक पावर 98% है तो दूसरे भाग का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा? दूसरे भाग का भी ब्रेक पावर प्रतिशत 98% ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैज बीन एलिमिनेटेड, यानी किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर सिस्टम को हटा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हमारा BMBS है, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि गुड्स या कोचिंग में प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा इंटरनल जो हमारा स्लैक एडजस्टर होता है, एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर, उसको समाप्त कर दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैकेनिकल कोड फॉर अमोनिया
टैंक वैगन इज, यानी अमोनिया टैंक वैगन के लिए यांत्रिक कोड क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BTAL, यानी बोगी टैंक वैगन्स फॉर लिक्विड अमोनिया, यानी जो लिक्विड अमोनिया होता है उसके लिए हमारा BTAL टैंक वैगन्स का प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें BTPN की, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए BTPN उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में प्रयुक्त कपलिंग के प्रकार का नाम बताएं। चूँकि BLC वैगन की एक यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल 5 कार का प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें दोनों एंड पर हमारा A कार का यूनिट होता है, बीच में हमारा B कार्स के 3 B कार्स का प्रयोग किए जाते हैं। A कार के एंड में हमारा CVC का प्रयोग किया जाता है, जबकि तीनों B कार्स के बीच में हमारा SLD यानी स्लैक लेस ड्रॉ बार का प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसमें टोटल 2 टाइप के प्रयोग किए जाते हैं, एक CVC और एक SLD, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, CVC और स्लैक लेस ड्रॉ बार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मिनिमम ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर एयर ब्रेक प्रीमियम ब्रेक इज, यानी एयर ब्रेक प्रीमियम ब्रेक के लिए न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रीमियम ब्रेक के लिए पूछा गया है मिनिमम ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर परसेंटेज, तो जो कि हमारा होता है 95% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर प्रीमियम ब्रेक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर इसके अलावा इसकी एडिशनल जानकारी की बात करें तो यह हमारा ग्रीन कलर्स में BPC इशू किए जाते हैं, जिसके लिए ब्रेक पावर 95% होता है और जिसकी वैलिडिटी 12 + 3 डेज के होते हैं। अगर बात करें इसकी मैन एग्जामिनेशन की कितने मैन पावर्स की ज़रूरत पड़ते हैं तो 75 मैन पर आवर्स की ज़रूरत पड़ते हैं प्रीमियम एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मिनिमम ब्रेक पाइप प्रेशर इन लास्ट वैगन्स ऑफ गुड्स ट्रेन्स ऑफ 60 वैगन्स लोड, यानी 60 वैगन लोड की मालगाड़ियों के अंतिम वैगन्स में न्यूनतम ब्रेक पावर दबाव कितना होता है? चूँकि आप जानते हैं कि 56 से मोर देन 56 के अगर हो उस कंडीशन में ब्रेक बान में 4.7 का प्रेशर आता है, और 56 या इससे बिलो हो तो उस कंडीशन में ब्रेक बान में 4.8 का प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे 60 का पूछा गया, जो कि मोर देन 56 के कंडीशन में आते हैं, तो इसमें इस प्रकार हमारा प्रेशर ब्रेक बान में 4.7 kg/cm² का प्रेशर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है BBZI हैज, यानी BBZI में होता है ICF बोगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंडमिंग डाया ऑफ कैसना बोगी व्हील इज, कैसना बोगी व्हील के कंडमिंग व्यास होते हैं 906 mm, पर हम कैसना बोगी के व्हील्स को कंडम कर देते हैं। वहीं न्यू कंडीशन की बात करें तो न्यू कंडीशन में इसका डाया 1000 mm के, यानी 1000 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैसना बोगी डेवलप्ड फॉर 100 kmph इज कॉल्ड, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विकसित की गई कैसना बोगी कहलाती है कैसना HS, यानी हाई स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कॉन्टैक्ट साइड बीरर इज यूज्ड इन, यानी स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कॉन्टैक्ट साइड बीरर का उपयोग किया जाता है बॉक्स एंड HS वैगन्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन कंटिन्यूटी टेस्ट ड्राइवर रिड्यूस BP2, यानी निरंतरता परीक्षण में चालक BP प्रेशर को डैश तक गिराता है। तो यह चूँकि हम जानते हैं कि BP प्रेशर इंजन में हमारा 5 kg और ब्रेक बान में 4.8 kg होता है, या 4.7 अगर गुड्स के केस हो तो, लेकिन यहाँ पर हमारा ड्राइवर प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, तो टोटल कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान हम 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो इस प्रकार हमारा 4 kg पर प्रेशर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन अ वैगन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इज, यानी एक वैगन में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितनी होती है, जो कि वैगन के केस के लिए पूछा गया है। तो ये हमारा 60 mm होता है, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होते हैं वैगन्स के केस में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कोचिंग के केस में तो यह 50 mm मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अ रेलवे एम्प्लॉय कैन अवेल पैटर्निटी लीव इज, यानी एक रेल कर्मचारी अधिकतम कितने दिनों की पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्निटी लीव की बात की गई है मेल रेलवे एम्प्लॉय के लिए, तो यह 15 डेज का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा, जिसे बच्चे के डिलीवरी से 6 महीने के अंदर लेना अनिवार्य होता है, 6 मंथ के अंतर्गत। अदरवाइज यह लैप्स हो जाता है और इसे एक स्पेल्स यानी एक बार में ही लेना पड़ता है 15 डेज को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाय फिटिंग स्टेनलेस स्टील साइड वाल्व एंड इंड वाल्व्स वी कैन कन्वर्ट बॉक्सन टू, यानी स्टेनलेस स्टील की साइड की दीवारों और अंत की दीवारों को फिट करके हम बॉक्सन को डैश में बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टाइप ऑफ सीबीसी यूज्ड इन वैगन्स स्टॉक एज पर AAR, यानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड से जो डेजिग्नेशन होते हैं उसके अनुसार वैगन स्टॉक में प्रयुक्त सीबीसी का प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया हमको वैगन से रिलेटेड सीबीसी के टाइप्स AAR के अनुसार, तो ये हमारा ENF टाइप के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो ROH ऑफ बॉक्सन HL इज डन इन ECR एट, यानी बॉक्सन HL का ROH ECR में डैश में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DDU, यानी दीनदयाल उपाध्याय, जो मुगल सराय डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ वैगन्स फ्रॉम रेल लेवल इज, यानी रेल स्तर से वैगन की अधिकतम बफर ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1105 mm, जो कि मैक्सिमम बफर हाइट होता है वैगन्स के केस में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें मिनिमम बफर हाइट्स की, जो कि लोडेड कंडीशन में होता है, वो 1030 mm मिनिमम होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू हेल्ड एनी इंक्वायरी अंडर रूल 9 ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी D&AR रूल्स जो होता है, रिमूवल और डिसमिसल कैन बी डायरेक्टली ऑर्डर्ड अंडर विच रूल, यानी जब एक रेल सेवक D&A नियमों के नियम के 9 के तहत कोई जांच करना व्यवहारिक नहीं हो, यानी प्रैक्टिकल नहीं हो, तो किस नियम के तहत सीधे हटाने या बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है, जो कि होता है हमारा रूल 14 के 2 के अंतर्गत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। जिसके अंतर्गत अगर कोई इंक्वायरी चल रहा है जिसको प्रैक्टिकल रूप से इंक्वायरी नहीं किया जा सकता, उस केस रूल जो हमारा 9 के अंतर्गत किसी रेलवे कर्मचारी को डायरेक्ट रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, अगर उस केस में जिस केस में उसका प्रैक्टिकल रूप से इंक्वायरी करना अनिवार्य यानी व्यवहारिक ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&AR रूल्स, यानी D&AR रूल्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्निंग। वार्निंग हमारा पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स व्हाट इज SF7 इशूड फॉर, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत SF7 किसके लिए जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, यानी इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए SF7 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन CL
डब्ल्यू यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो हमारा है, पैटर्न्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड एज यानी प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न्स में रेल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत होते हैं। तो ये हमारा वर्गीकृत होते हैं डायरेक्ट वर्कर एंड DW, इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर EIW एंड इनडायरेक्ट वर्कर IW, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंतर्गत तीन पार्ट में इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय को क्लासिफाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ रेस्पेक्ट टू इंसेंटिव स्कीम इज इंडियन रेलवे वर्कशॉप और प्रोडक्शन इन विच द GIS स्टैंड्स फॉर, यानी प्रोत्साहन योजना के संबंध में भारतीय कार्यशाला उत्पादन इकाई का GIS का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर GIS का अर्थ पूछा गया है, तो GIS का अर्थ होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। ये सिंपल सवाल है, अश्विनी वैष्णव भी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन डैट कैन बी कम्यूटेड, यानी पेंशन की अधिकतम परसेंटेज क्या है जिसे कम्यूट किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नाइट ड्यूटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नाइट फ्रॉम, रात की ड्यूटी का मतलब रात के किसी भी हिस्से के दौरान रोजगार से है। तो यह है 10 PM to 6 AM, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि नाइट ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो JCM इन इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंड्स फॉर, यानी औद्योगिक संबंध में JCM का अर्थ क्या होता है। तो ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, इशूज विच कैन नॉट बी टेकन अप फॉर डिस्कशन अंडर PNM, यानी जिन मुद्दों को PNM के तहत चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर चूँकि PNM का फुल फॉर्म होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि परमानेंट जो हमारा समस्या उसके लिए देखा जाता है। इसमें पूछा गया कि इशूज कौन कौन से इशूज जिसको PNM के अंतर्गत नहीं डिस्कस किए जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जिसमें हमारा कोई भी जो भी इसमें गिवन है तीनों ऑप्शंस में उसको डिस्कस नहीं किए जाते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें PNM यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी PNM की मीटिंग्स की, तो यह डिवीजन लेवल पर वंस इन 2 मंथ्स पर एक बार कराया जाता है, जबकि जोन या रेलवे बोर्ड लेवल की अगर बात करें तो वंस इन 3 मंथ पर कराए जाते हैं, यानी डिवीजन लेवल पर इसकी मीटिंग 2 मंथ पर एक बार होते हैं, जबकि जोनल और बोर्ड लेवल पर 3 मंथ में एक बार कंडक्ट कराए जाते हैं इसकी मीटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉयड इन अ ईयर, यानी एक कर्मचारी को एक वर्ष में कितने दिनों का LAP क्रेडिट किया जाता है। तो एक वर्ष में टोटल 30 डेज यानी 30 दिन की LAP कर्मचारी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे ड्यूरिंग रिटायरमेंट इज, यानी सेवानिवृत्ति के दौरान औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण क्या होता है। तो यह मैक्सिमम 300 डेज का LAP का इनकैशमेंट रिटायरमेंट टाइम में किए जाते हैं, यानी मैक्सिमम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारी को बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल पास कितने सेट में जारी किए जाते हैं। तो इसकी संख्या टोटल 3 सेट्स में जारी किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कितने डिवीज़न आते हैं। तो टोटल 5 डिवीज़न आते हैं, जिसमें पहला है दीनदयाल डीडीयू डिवीज़न, जिसे मुगलसराय डिवीज़न के नाम से जानते हैं, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और धनबाद डिवीज़न, ये सारे ईसीआर के अंतर्गत आते हैं। टोटल 5 डिवीज़न इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड इज एज। जब एक रेल कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है तो लेकिन केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है, तो निलंबन की अवधि इस प्रकार होते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि रेलवे कर्मचारी को सस्पेंशन के पीरियड में रखा गया और उस पर माइनर पेनाल्टी अगर इम्पोज हो तो उस पीरियड को हम ऑन ड्यूटी पीरियड माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि NICF रेक विथ 01 WGFSA कोच का टाइप दिया गया है, जबकि सेकेंड कोच का टाइप है 02 WGACCWA और नेक्स्ट इसमें 3 कोच है WGACCN लिव्स पटना इन द इवनिंग एंड रीचेज न्यू दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। इट लिव्स न्यू दिल्ली मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डेज और एज्यूमिंग आई डू नॉट सप्लाई एनी स्पेयर बेड सीट्स हाउ मैनी बेड सीट्स एंड शुड आई लोड इन द ट्रेन फॉर वन ट्रिप। यहाँ पर बोला गया है कि WGFSC का बर्थ टोटल 18 बर्थ है, WGACCW के लिए 46 बर्थ दिए गए हैं और WGACCN कोच के लिए 64 बर्थ प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसमें यह बोला गया है कि एक ICF का कोच है जो पहले पटना से रवाना होता है दिल्ली के लिए, फिर अगली शाम नई दिल्ली से रवाना निकलती है, सुबह फिर पटना पहुंचती है, यानी एक ट्रिप कंप्लीट करती है जिसमें यात्री को बेड सीट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें कोच का जो हमारा बर्थ है टोटल इस प्रकार दिए गए हैं। तो टोटल 1 ट्रिप में हम यहाँ पर पूछा गया है कितने बेड सीट यूज किए जाएंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा इसमें नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो उस कंडीशन में चूँकि हम जानते हैं कि WGFSC टोटल 18 बर्थ है और एक कोच लगे हैं, तो टोटल हमारा बेड सीट 18 यूज किए जाएंगे। WGACCW के लिए 46 बर्थ है, 2 की संख्या में टोटल 92 हो जाएगा और WGACCN के लिए टोटल 64 है और 3 कोचेज है तो 192 इसका हो जाएगा। टोटल अगर एडिशन करते हैं तो 302 आता है, 1 ट्रिप के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार हमारा 604 की संख्या में आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और पूछा गया है, क्वांटिटी से रिलेटेड ही पूछा गया जो रेलवे से इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है द सिक वैगन्स ऑफ DDU आर 40 मोर देन डेट ऑफ BRWD। इफ BRWD सिक वैगन्स आर 10% लेस देन डेट ऑफ DDU द हाउ मेनी सिक वैगन्स आर देयर एट BRWD। यानी सीधा सीधा बोला गया है कि DDU के सिक वैगन्स जो है BRW की तुलना में 40 अधिक है, जबकि यदि BRWD सिक्स वैगन्स DDU से 10% कम हो तो उस कंडीशन में BRWD के सिक्स वैगन्स की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर DDU हमारा 100% अगर मानते हैं तो BRWD हमारा 90 होगा। इस प्रकार हमारा 10:9 के रेशियो में हमारा अनुपात निकलते हैं और हम जानते हैं कि DDU के सिक्स वैगन्स की संख्या BRW की अपेक्षा 40 अधिक है। तो इस प्रकार हम रेशियो को 1 के अनुपात में अगर निकालते हैं तो 1 से डिवाइड करने पर हम पाते हैं कि पर रेशियो हमारा 40 की संख्या में आ रहा है। BRWD की संख्या यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो BRWD हमारा 9 यूनिट्स में आते हैं, तो 9 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार हमारा 360 हमारा टोटल BRWD के सिक्स वैगन्स की संख्या आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ ग्रुप्स ऑफ 120 टेक्नीशियंस 80 आर ITI एंड द रेस्ट आर 12th पास। फर्दर 70 टेक्नीशियन इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। द नंबर ऑफ ITIs हु कैन स्पीक इंग्लिश आर। यहाँ पर बोला गया है कि 120 टेक्नीशियंस के समूह में 80 ITI है और शेष 12वीं पास है। तो इसके अलावा समूह में 70 टेक्नीशियंस हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ITI को अंग्रेजी बोलने वाली की संख्या कितनी होगी? सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया है कि टोटल ग्रुप में 120 लोग हैं, नंबर ऑफ ITI 80 है, तो इस प्रकार 12th पास हमारा 40 की संख्या में आ जाएगा। नंबर ऑफ टेक्नीशियन जो अंग्रेजी बोलते हैं वो 70 की संख्या में प्रोवाइड करवाए गए हैं। चूँकि हम एज्यूम करते हैं कि ऑल द 12th पास इंग्लिश स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर्स में, तब जाके मिनिमम नंबर ऑफ टेक्नीशियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश यहाँ पर होगा। अगर हम 12th पास को मैक्सिमम संख्या में लेते हो तो हमारा मिनिमम संख्या में टेक्नीशियन निकलेंगे। तो इस प्रकार हम मिनिमम नंबर ऑफ ITI को अगर लेते हैं तो टोटल इंग्लिश स्पीकिंग टेक्नीशियंस और माइनस मैक्सिमम नंबर ऑफ 12th पास अगर निकालते हैं तो टोटल 30 की संख्या में हमारा ITI होल्डर जो स्पीक इंग्लिश करते हैं उसकी संख्या निकलेगा। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 12th पास की संख्या को लिए हैं, तो एज द नंबर ऑफ 12th पास स्पीकिंग इंग्लिश विल डिक्रीज, अगर कम करते हैं तो उस प्रकार हमारा नंबर ऑफ ITI स्पीकिंग इंग्लिश की संख्या बढ़ जाएगा। यानी 30 तो हमारा मिनिमम आ रहा था, यानी 30 से ज़्यादा ही हमारा ITI वाले जो होल्डर है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी अंग्रेजी बोलने वाले ITI होल्डर की संख्या 30 या उससे ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी संवेग किसका गुणनफल है? तो संवेग की बात करें तो संवेग हमारा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यानी इससे आप P को हम मोमेंटम से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से, M हमारा मास हो गया, V हमारा वेलोसिटी हो गया, यानी P बराबर M इंटू V इसका फॉर्मूला होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर इसकी यूनिट निकालने की बात करें तो मास का यूनिट kg होता है, वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकेंड होते हैं, यानी हमारा kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्वांटिटी से रिलेटेड ही पूछा गया है। द फ्रेट एग्जामिनेशन टाइम ऑफ पतरातू फ्रॉम 1 अगस्त 2022 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक का डाटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत फ्रेट ट्रेन्स का एग्जामिनेशन किए गए हैं, जिसमें टाइम पीरियड दिया गया है प्रत्येक के लिए 7 दिनों में। इसमें हमारा टोटल एवरेज टाइम पूछा गया है कि टोटल एवरेज टाइम पर डे के लिए कितना आ रहा है। तो इस प्रकार हम अगर निकालना चाहें तो एवरेज टाइम की अगर बात करें तो एवरेज टाइम हमारा होता है टोटल एग्जामिनेशन टाइम बाई नंबर ऑफ रेक्स या डेज, यानी नंबर ऑफ कितने रेक्स है या कितने दिन में किए गए हैं। इसी प्रकार हम एवरेज एग्जामिनेशन टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया 6 आवर 30 मिनट्स, सेकेंड हमारा 6 घंटे दिए गए, थर्ड हमारा 5 आवर्स 30 मिनट्स, फोर्थ हमारा दिया गया है 6 आवर 30 मिनट्स, फिफ्थ हमारा दिया गया है 5 आवर्स, सिक्स्थ हमारा दिया गया 6 आवर्स और सेवेंथ हमारा दिया गया है 6 आवर 30 मिनट्स। यानी टोटल हम सारे को अगर एडिशन करते हैं तो 42 आवर्स हमारा यहाँ पर आता है, जो कि 7 दिन में किए गए हैं। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारा एवरेज एग्जामिनेशन टाइम 6 घंटे आता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यानी 7 दिनों में जो भी हमारा एग्जामिनेशन टाइम किए गए उसका एवरेज एग्जामिनेशन टाइम हमारा 6 घंटे आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ़ आई ड्रॉप अ पिल्लो एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई कंटेनर हैज वैक्यूम इन इट, व्हाट विल फॉल एंड हिट द ग्राउंड फर्स्ट। अगर मैं 10 मीटर ऊंचे कंटेनर, जो कि कंटेनर वैक्यूम अवस्था में है, कि ऊपर से एक तकिया और एक अग्निशामक यंत्र को गिराया जाता है, तो क्या पहले गिरेगा और ज़मीन से टकराएगा? चूँकि कंटेनर वैक्यूम अवस्था में, तो वैक्यूम के अंतर्गत कोई भी हमारा
बाहरी वातावरण उपलब्ध नहीं है। इस केस में हमारा मास से यानी वेट से किसी से लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा दोनों जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पर ज़मीन से टकराएगा, यानी बोथ विल फॉल टुगेदर। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारा कंटेनर वैक्यूम अवस्था में है, यानी निर्वात अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्पीड ऑफ अ लोडेड बॉक्सन HL ट्रेन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 kmph टू 60 kmph एज इट मूव्स फ्रॉम पत्थरगढ़। इट्स काइनेटिक एनर्जी बिल, यानी पत्थरडी से चलने पर एक भरी हुई बॉक्सन HL ट्रेन की गति 30 किलोमीटर से बढ़कर 60 किलोमीटर तक हो जाती है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। क्योंकि हम यहाँ पर हमको स्पीड के सिर्फ पढ़ाया गया है 30 से 60 kmph, तो हम इसको कांस्टेंट टर्म रखेंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि 3 से 60 हो गया, मतलब हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी। तो 2 टाइम्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम पाते हैं कि 4 टाइम्स हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द स्पीड ऑफ बॉक्सन HL ट्रेन इंक्रीज 30 kmph टू 60 kmph। इस प्रकार आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, जिसको हम कांस्टेंट टर्म लिए हैं। 2 का स्क्वायर करने पर 4 टाइम्स हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न भी एक क्वांटिटिव से रिलेटेड ही पूछा गया है कि देयर आर 610 इनइफेक्टिव वैगन्स इन ECR, 400 ऑफ दीज आर बॉक्सन HLs and 100 are Boxen, 1/4 of Boxen HL are BCN and balance are Boxen R. How many are Boxen R? यानी ECR में 610 अप्रभावी वैगन्स टोटल है। इनमें 400 हमारा बॉक्सन HL है, 100 बॉक्सन है, बॉक्सन HL का 1/4 BCN है। शेष राशि हमारा शेष वैगन्स है वो बॉक्सन R है। तो बॉक्सन R की संख्या टोटल पूछा गया है कि कितना अप्रभावी इनइफेक्टिव वैगन्स उपलब्ध है बॉक्सन R की। नीचे हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि इसमें टोटल इनइफेक्टिव वैगन्स की बात करें तो 610 दिया गया है, बॉक्सन HL 400, बॉक्सन 100, BCN की बात करें तो 1/4 ऑफ बॉक्सन HL है। बॉक्सन HL हमारा यहाँ पर 400 है, तो हम 100 की संख्या में हमारा BCN आ जाएगा। अगर बॉक्सन R की संख्या निकालना चाहे तो तीनों को ऐड करेंगे, बॉक्सन HL, बॉक्सन, BCN, तीनों को अगर ऐड करते तो 10 की संख्या में हम पाते हैं कि बॉक्सन R इनइफेक्टिव वैगन्स की संख्या उपलब्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा, यानी 10 की संख्या में इनइफेक्टिव बॉक्सन R वैगन उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न भी क्वांटिटिव से रिलेटेड ही पूछा गया है। ए 2 कोच लेंथ इंस्पेक्शन पिट इज टू बी मेड, यहाँ पर 2 है, इस बात का आप ध्यान रखें कि पिट इज टू बी मेड इन RNCC। द पिट इज टू बी 0.5 मीटर डीप। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अर्थ टू बी डग आउट? एज्यूम 22 मीटर्स लेंथ ऑफ 1 कोच एंड विड्थ ऑफ पिट इज 1.6 मीटर। यानी बोला गया है कि RNCC में 2 कोच लंबाई का एक निरीक्षण पिट बनाया जाना है। गड्ढा जो 0.5 मीटर्स का होना चाहिए गहरा, जबकि खोदे जाने वाली मिट्टी की मात्रा क्या होगी अगर कोच की लंबाई 22 मीटर हो पर कोच, जबकि गड्ढे की चौड़ाई 1.6 मीटर एज्यूम करने के लिए बोला गया है प्रश्न के अनुसार। आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि 1 कोच का लेंथ 22 मीटर है तो 2 कोच हमारा 44 मीटर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। विड्थ यहाँ पर 1.6 मीटर दिया गया है, डीप हमारा 0.5 मीटर दिया हुआ है। इस प्रकार अमाउंट ऑफ अर्थ टू बी डग आउट, यानी जो हमारा मिट्टी की मात्रा है उसके निकालने के लिए L इंटू B इंटू H का मल्टीप्लाई जो हमारा क्यूबिक के लिए की जाते हैं, यानी घनाभ के लिए करते हैं हम, उस प्रकार भी यहाँ पर हम वही करेंगे। अगर बात करें 44 इंटू 1.6 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल हमारा 35.2 मीटर क्यूब हमारा इसका मिट्टी की मात्रा आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा,
यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जिसका आप ध्यान रखिए क्योंकि इसमें एग्जाम्स में गलती होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर सारे यूनिट हमारा मीटर्स में दिए गए थे, तो यहाँ मीटर क्यूब ही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में एक क्वांटिटी से रिलेटेड में पूछा गया है जो फिजिक्स से 60 सेल्स ऑफ 2.1 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ कोच द टोटल वोल्टेज विच बी कैन टेक फ्रॉम द बैटरी बैंक इज, यानी एक कोच में 2.1 वोल्ट्स के 60 सेल्स श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इस बैटरी बैंक से हम कुल कितने वोल्टेज ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारा जो 60 सेल्स है 2.1 वोल्ट्स के वो सीरीज में लगाए गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, पैरेलल में नहीं लगाए गए हैं, ये सीरीज में लगाए, यानी श्रेणी क्रम में जो हमारा होता है उसमें हम सारे को हम एडिशन करते हैं, यानी 60 सेल्स को 2.1 सेल्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो आप ऐड करने से बढ़िया है कि आप 60 को मल्टीप्लाई कर दें 2.1 से। इस प्रकार आप पाएंगे कि 126 आ जाएगा आपका उत्तर, 126 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो इसका सही उत्तर है इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार फॉल्स अंडर विच रीजन, यानी अंडमान निकोबार जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार किस रीजन के अंतर्गत आता है। तो यह रीजन ए यानी क समूह के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बिहार फॉल्स इन रीजन ए, यहाँ पर बोला गया है कि राजभाषा नियम के अनुसार बिहार क्षेत्र ए में आता है कि नहीं आता है, इसकी पुष्टि करने के लिए बोला है। तो हाँ, यह बिहार ए क्षेत्र के अंतर्गत यानी रीजन ए के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ट्रू सही उत्तर होगा। जिसकी अगर बात करें कि हम इसकी सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू है, और प्राइमरी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी यहाँ पर रखा गया है बिहार के अंतर्गत, जबकि सेकेंड लैंग्वेज उर्दू इसकी राजकीय भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा प्रबोध, यानी एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक पूछा गया है, तो प्रारंभिक हमारा केंद्रीय कर्मचारी के लिए प्रबोध पाठ्यक्रम है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल यानी अंतिम कोर्स कौन सा है तो यह हो जाएगा प्राग। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स इन हाउ मेनी रीजन्स हैज इंडिया बीन डिवाइडेड इनटू, यानी राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 क्षेत्र, क ख ग और ए बी सी, यानी ए बी सी रीजन आप बोल सकते हैं, यानी 3 समूह में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें जो पखवाड़ा बोला जाता है हिंदी पखवाड़ा दिवस, वो 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें द हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ रेलवे बजट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1956 अंडर द रेलवे मिनिस्टर, यानी रेल बजट का हिंदी अनुवाद पहली बार 1956 में रेल मंत्री डैश के तहत तैयार किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री के तहत पहली बार 1956 में रेल बजट को हिंदी में तैयार करके भाषण दिए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ राजभाषा, यानी राजभाषा की लिपि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन विच डे इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973, यानी 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी ललित नारायण मिश्र, जो कि उस समय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेपर है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।